Hello everyone, welcome back to the class of Indian Constitution. Today we'll discuss the topic of rule of law under Indian Constitution. So let's start with the topic. Rule of law ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एंटायरली पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ पे ही बेस करता है. तो जो फ्रेज़ है रूल ऑफ लॉ इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज. ये एक फ्रेंच फ्रेज से डिराइव हुआ है. फ्रेंच फ्रेज क्या है? ला प्रिंसिपी दी लीगलाइट, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन. गवर्नमेंट जो है वो लॉ के प्रिंसिपल्स पे चलता है, लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ना कि किसी पर्सन के. राइट. रूल ऑफ लॉ एक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक प्रिंसिपल है एंड ये डॉक्ट्रिन इंडिया में भी उतनी ही एक्सेप्टेड है जितना कि यूएस में या इंग्लैंड में एक्सेप्टेड है. रूल ऑफ लॉ के दो लीगल फिलोसोफर हैं, सर एडवर्ड कोक जो कि इसके ओरिजिनेटर है, जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया है, एंड सेकेंड इज एवी डाइसी जिन्होंने इस प्रिंसिपल को फर्दर डेवलप किया है. तो इससे रिलेटेड दो लीगल फिलोसफर्स हैं, सर एडवर्ड कोक एंड एवी डाइसी. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Now let's see what is the meaning of rule of law. The term rule of law means no person is above the law and it is law that rules all. रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ. लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लॉ सुप्रीम है एंड लॉ है जो सबको गवर्न करता है. इट इज़ अ लॉ दैट रूल्स ऑल. Every person is subject to the jurisdiction of ordinary courts of law irrespective of his rank or position. मतलब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फिर वो कांस्टेबल हो, चाहे क्लर्क हो, उन सब की सेम ड्यूटी होगी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है तो उन सब की भी सेम ड्यूटी होगी जैसे कि और लोगों की होती है. राइट. सेकेंड मीनिंग जो रूल ऑफ लॉ का है वो ये है दैट इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट नो पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू हार्श, अनसिविलाइज्ड और आर्बिट्री ट्रीटमेंट. मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को कोई भी आर्बिट्री ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. मतलब उसको सिर्फ उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितना कि उसके लिए ज़रूरी है फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ. ये नहीं कि आप अपने मन से कोई भी पनिशमेंट उसको दे दोगे. अगर उसने ब्रीच ऑफ लॉ किया है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको पनिश किया जाना चाहिए. अब प्रोफेसर डाइसी ने सर एडवर्ड कोक के इस प्रिंसिपल को अपनी बुक द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में आगे डेवलप किया. प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को 3 मीनिंग्स दिए: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन. जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं कहीं पर प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रेड भी बोला जाता है. इन तीनों प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके समझेंगे. द फर्स्ट प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. According to first principle, Professor Dicey stated that rule of law means the absolute supremacy. That means no one is above the law. Law से ऊपर कोई भी नहीं है. A.V. Dicey states that rule of law means there should be lacking of arbitrariness or wide discretionary powers. A.V. Dicey ने ये भी कहा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लैकिंग ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. मतलब कि अगर किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, ब्रीच ऑफ लॉ किया है, तो आप उसी के लिए उसी काम के लिए उसको पनिश करोगे. ये नहीं कि आप किसी और काम की वजह से के लिए भी उसको पनिश कर दो. एंड रूल ऑफ लॉ ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रादर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, no man can be arrested, punished or be lawfully made to suffer in body or goods except by the due process of law and for a breach of law. आप किसी भी इंसान को ऐसे ही बिना प्रोसेस ऑफ लॉ के अरेस्ट नहीं कर सकते हो. अगर आपको उसको अरेस्ट करना है या पनिश करना है तो आपको जो एक प्रोसेस है लॉ में, एक ड्यू प्रोसेस है, प्रोसीजर जो दिया हुआ है लॉ में, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट या पनिश करना होगा. So this is what supremacy of law is, that law is supreme and no one is above the law. Now the next principle is equality before law. This principle is based on a famous maxim: however high you may be, law is above you and all are equal before the law. आप कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हो, लॉ ही सुप्रीम रहेगा and we all are equal in the eyes of law. Now according to Professor Dicey, there must be equality before the law. अगर हम इस प्रिंसिपल को देखें equality before law तो we can connect it to the Article 14 of the Indian Constitution. हम Article 14 से कनेक्ट कर सकते हैं. राइट. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी वन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ. हर कोई इक्वल है आइज़ ऑफ द लॉ में. वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. इट सेज दैट चाहे आप किसी भी रैंक के हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई कांस्टेबल हो, आपकी कोई भी रैंक हो, अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि गलत है लॉ की आइज़ में तो आप सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करोगे.
प्रोफेसर डाइसी ने एक फ्रेंच का लीगल सिस्टम है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको क्रिटिसाइज़ किया है बिकॉज इस सिस्टम में डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं फॉर डिसाइडिंग केसेस बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट एंड द सिटीजन्स, मतलब ऑफिशियल्स के लिए अलग है और सिटीजन्स के लिए अलग है। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है और बोला है कि इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ, चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, किसी भी पोजिशन पे हो। Now, the third principle is judge-made constitution और predominance of legal spirit। जनरली ये माना जाता है कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी राइट्स लिबर्टीज़ ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड होती हैं, बट डाइसी ने कहा कि दिस इज़ नॉट ट्रू। डाइसी ने ये स्टेट किया कि डॉक्यूमेंट्री गारंटी ऑफ सच राइट्स इज़ नॉट एनफ, खाली उनको लिखने से, खाली डिक्लेयर करने से ही वो सिक्योर नहीं होती हैं। दे मस्ट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको इन्फोर्सेबल होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। So he emphasized the role of the court of law as guarantors of liberty and suggested that the rights would be secured more adequately if they were enforceable in the court of law than by mere declaration of those rights in a document. For instance, उन्होंने बोला कि इंग्लैंड में तो written constitution नहीं है and such rights are the result of judicial decisions. Now let's see what is modern concept of rule of law. आज के टाइम पे हम डाइसी की थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत वाइड है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है कि वो गवर्नमेंट को इतना इफेक्टिव बनाए कि वो प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल लिबर्टी को, डिग्निटी ऑफ मैन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन अ फ्री सोसाइटी शुड बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू क्रिएट कंडीशंस इन विच द डिग्निटी ऑफ मैन एज एन इंडिविजुअल इज अपहेल्ड। तो केसी डेविस, उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए थे रूल ऑफ लॉ के टर्म को। उन्होंने बोला 7 प्रिंसिपल्स हैं: लॉ एंड ऑर्डर, फिक्स्ड रूल, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ फेयरनेस, ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रेफरेंस फॉर जजेस एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ये 7 प्रिंसिपल्स केसी डेविस ने दिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के लिए। Now let's discuss rule of law under Indian Constitution। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से रूल ऑफ लॉ इनकॉर्पोरेटेड है और कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है। प्रियम्बल itself enunciates the ideals of justice, liberty and equality। प्रियम्बल में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी देनी है अपने सिटीजन्स को। जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, वो सब रूल ऑफ लॉ के अंदर आती हैं एंड दे आर ऑल इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आर्टिकल 14 जहाँ से रूल ऑफ लॉ का एक प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ वो निकलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन ऑल द 3 ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे ऑल हैव टू एक्ट इन कॉन्सिडेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। Executive and legislative powers of state and union, they work according to the provisions of constitution, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कई सारी जगह पे दिया हुआ है, हम कई सारी जगह से वहाँ से देख सकते हैं। जो मैक्सिम है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो हमारे इंडिया में अप्लाई नहीं होता। देयर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। Thus, it appears that the doctrine of rule of law is embodied in the Indian Constitution and is treated as the basic structure of the Constitution. इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है दैट रूल ऑफ लॉ विच इज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, hence it cannot be destroyed even by an amendment of constitution under article 368। इस केस को हमने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सामने आता है, दैट इज़ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। इस केस को हेबियस कॉर्पस केस भी बोला जाता है। इस केस में एक क्वेश्चन सामने आया कि वेदर देयर वाज एनी रूल ऑफ लॉ इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अलावा भी क्या कोई रूल ऑफ लॉ है इंडिया में? तो मेजॉरिटी ऑफ बेंच ने नेगेटिव में आंसर किया कि नहीं, आर्टिकल 21 के अलावा कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न रूल ऑफ लॉ का नहीं दिया हुआ है। बेसिकली स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया ही नहीं है और आर्टिकल 21 ही बात करता है रूल ऑफ लॉ की। बट जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने इस व्यू से डिसेंट किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर इवन इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21, अगर 21 नहीं भी है तो भी स्टेट के पास पावर नहीं है टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इस केस में हुआ क्या था, पहले ये देखते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, एंड किसी को भी उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए थे। फिर सभी लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हेबियस कॉर्पस की रिट यूज़ की, इसीलिए इस केस को हेबियस कॉर्पस केस कहा जाता है।
उन्होंने कहा कि ये जो डिटेंशन है ये आर्टिकल 21 के वॉयलेटिव है। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया रूल ऑफ़ लॉ का, और आर्टिकल 21 ही रूल ऑफ़ लॉ की बात करता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है तो रूल ऑफ़ लॉ भी सस्पेंड हो जाता है, इसलिए आपका डिटेंशन बिल्कुल ठीक है। बट फिर आगे जाके ये बोला गया कि जो माइनॉरिटी व्यू था जस्टिस खन्ना का वो ही करेक्ट था, और जो मेजॉरिटी जजमेंट था हेबियस कॉर्पस केस का वो बहुत अनजस्ट था, और वो डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में था। ठीक है, तो ये केस था एडीएम जबलपुर का। नाउ आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद आर्टिकल 359 को अमेंड किया गया, और ये प्रोवाइड किया गया कि आर्टिकल 21 को आप इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक रूल ऑफ लॉ। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फॉर एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, and don't forget to like and subscribe our channel, and also press the bell icon so that you don't miss any updates. Thank you all.